नमस्कार। एशियन पब्लिक टीवी पे आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी इंटरनेशनल खबरों में नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन भारत पहुंचे। राज्य के उप सचिव कार्ट कैम्पबेल और अन्य शीर्ष अधिकारी भी उनके साथ थे। सुलिवन नई दिल्ली में क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी की दूसरी बैठक में भाग लेने के लिए आए हैं। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ ने कैनबरा में चीनी प्रधानमंत्री ली केआंग से मुलाकात की। अल्बानीज़ के साथ उनकी अपनी बातचीत को स्पष्ट, गहन और सार्थक करार देते हुए ली ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच कुछ मतभेद और असहमतियों पर विचार का आदान प्रदान किया, उन पर आगे काम करने का सहमति व्यक्त की है। इसके पहले यांग हैंगजून के समर्थकों ने प्रधानमंत्री अल्बानीज़ से अनुरोध किया था कि वे चीन के प्रधानमंत्री ली केआंग से बीमार चल रहे लेखक को मेडिकल पैरोल पर रिहा करने का उन्हें ऑस्ट्रेलिया को सौंपने के लिए कहें। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, लेखक और लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता यांग हैंगजून जासूसी के आरोप में 2019 से ही चीन की जेल में बंद हैं। हालांकि हैंगजून अपने ऊपर लगे आरोपों को शुरू से ही नकारते आ रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश की तीस्ता इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट में निवेश की इच्छा जाहिर की है। भारत की ओर से ये ऑफर ऐसे समय दिया गया जब चीन भी इस परियोजना को वित्त पोषित करने का इच्छुक है। ड्रेंजिंग और विकास परियोजनाओं में भारत की रुचि तीस्ता नदी बेल्ट को आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में बदलेगी। भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने ढाका में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री हसन महमूद से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की है। तीस्ता भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रमुख नदी है जो दोनों ओर बहती है। तीस्ता के अलावा भारत इस महीने होने वाले आतंकवाद विरोधी अभ्यास सहित बांग्लादेश के साथ चीन की बढ़ती सैन्य साझेदारी पर भी नज़र रख रहा है। कॉक्स बाजार के पेकुआ में चीन द्वारा बनाए जा रहे एक पनडुब्बी बेस के विकास पर भी बारीकी से भारत की नज़र है। विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि बर्ड फ्लू संक्रमण तेजी से महामारी का रूप ले सकता है और इसकी उच्च मृत्यु दर को देखते हुए यह कोरोना महामारी से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट्स में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि H5N1 वायरस गंभीर स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। बहुत आशंका है कि यह वैश्विक महामारी का कारण बन सकता है। पीटर वर्क्स में बर्ड फ्लू पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुचिपुड़ी ने चेतावनी दी है कि H5N1 वायरस बड़ी संख्या में स्तनधारी जीवों को संक्रमित कर सकता है, जिसमें इंसान भी शामिल है। डॉक्टर सुरेश कुचिपुड़ी ने दावा किया कि वायरस उस दिशा में बढ़ रहा है जहां वह महामारी का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि बर्ड फ्लू का संक्रमण दुनिया में जगह जगह अभी भी मौजूद है और बड़ी संख्या में स्तनधारी अभी भी उससे संक्रमित हो रहे हैं। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें लिखा है कि ईवीएम का इस्तेमाल बंद हो जाना चाहिए। मस्क का मानना है कि मशीन हैक की जा सकती है। हाल ही में प्लूटो रिको में चुनाव हुए थे। विदेशी मीडिया के मुताबिक ईवीएम में कई अनियमितताएं पाए जाने की रिपोर्ट सामने आई थी। हालांकि एक पेपर ट्रोल था, जिसलिए समस्या का पता चल गया और वोटों की गिनती को सही कर लिया गया। इसी मामले पर एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईवीएम पर संदेह जताया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ख़त्म कर देना चाहिए। इससे मनुष्यों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम है। भले ही जोखिम थोड़ा है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। देश दुनिया कोरोना महामारी देख चुकी है। कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद अब जापान में एक नया बैक्टीरिया संक्रमण फैल रहा है। इसके मामले में अचानक वृद्धि देखने को मिल रही है। स्ट्रेप्टोकोकक टॉक्सिक डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाने वाला ये संक्रमण इतना खतरनाक है कि ये मानव शरीर के अंदर से
मांस को खाता है और केवल 48 घंटे में किसी की भी जान ले सकता है। शनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़ के अनुसार जापान में इस साल 1000 मामले दर्ज किए गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये मामले पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा हैं। इस संक्रमण के लिए विशेषज्ञ कई कारकों को जिम्मेदार मानते हैं। शरीर के अंदर मांस खाने वाले और तेज़ी से फैलने वाले ये बैक्टीरिया जापान ही नहीं, दुनिया भर के लिए चिंता का विषय है। खालिस्तानी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले में बड़ा अपडेट आया है। पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यार्पित कर दिया गया है। भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से अब अमेरिका के हवाले सौंप दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि निखिल पर सिख अलगाववादी और खालिस्तानी पन्नू के खिलाफ हत्या की साजिश रचने के आरोप हैं। दरअसल 52 वर्षीय निखिल गुप्ता को गुणवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में अमेरिकी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल चेक गणराज्य में गिरफ्तार किया गया था। निखिल गुप्ता को न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है। निखिल गुप्ता वर्तमान में ब्रुकलिन में संघीय मेट्रोपोलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद हैं, जहां उन्हें कैदी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। वाशिंगटन पोस्ट ने सबसे पहले निखिल के प्रत्यार्पण की खबर दी। पाकिस्तान के चरसद्दा शहर में एक 12 वर्षीय लड़की की शादी 72 साल के बुजुर्ग से कराई जा रही थी। नाबालिग से शादी करने के आरोप में पुलिस ने दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार लड़की के पिता आलम सैयद ने 5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपए में बुजुर्ग को अपनी बेटी भेज दी थी। निकाह से पहले पुलिस ने हस्तक्षेप किया और 72 वर्षीय दूल्हे को गिरफ्तार कर लिया। दूल्हे की पहचान हबीब खान के तौर पर की गई। हालांकि इस दौरान लड़की का पिता मौके से फरार हो गया। पड़ोसी देश पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों का चौधरी साबित करने में लगा रहता है। उसे लगता है कि वह विश्व में मुस्लिम देशों की रहनुमाई कर रहा है, लेकिन हकीकत इससे इतर कुछ और ही है। गाजा में इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच जंग जारी है। भले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद को मिडिल ईस्ट के बड़े प्लेयर के रूप में देखते हैं, लेकिन उनकी खुशफहमी को फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने पंचर कर दिया है। दरअसल फ़िलिस्तीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफ़ा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर बताया है। साथ ही उन्होंने युद्धग्रस्त गाजा को मिलने वाली सहायता बढ़ाने के लिए दुनिया के बाकी देशों पर दबाव बढ़ाने की अपील की है। रूस में दक्षिणी क्षेत्रों के रोस्तोव शहर के डिटेंशन सेंटर में एक मामला सामने आया। डिटेंशन सेंटर में इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह से जुड़े कैदियों ने 2 गार्डों को ही बंधक बना लिया था। रूसी मीडिया ने बताया कि 6 कैदियों ने, जिसमें से कुछ इस्लामिक स्टेट से जुड़े थे, 2 गार्डों को बंधक बना लिया और रिहाई की मांग कर रहे थे, जिस पर फ़ौरन एक्शन लेते हुए रूसी सेना ने ISIS से जुड़े लोगों को मार दिया और गार्डों को रिहा करा लिया। रूस की मीडिया ने कहा कि कुछ कैदियों के इस्लामिक स्टेट आतंकवादी समूह से जुड़े होने की जानकारी मिली थी। साथ ही कई पर अपराध में के गंभीर आरोप हैं। रूस की संघीय प्रायद्वीप सेवा ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइट पर फ़ौरन बुलाया गया। उसके बाद स्पेशल फोर्स ने एक्शन लिया और बंदियों को छुड़ा लिया गया। एशियन पब्लिक टीवी पर इंटरनेशनल खबरों में फ़िलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।